भाई कल सिमरन ने मेरे को अपना पास्ट बताया और तब से वो सारी बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रही। अरे भाई जमाना कहां से कहां पहुंच गया, तू इन सब बातों में अभी भी अटका हुआ है। भाई ये सालों पहले हुआ था और अब अगर वो तेरे साथ लॉयल है तो ये सारी बातें तुझे नहीं करनी चाहिए। भाई ये सारी बातें लॉजिकली तो समझ आ रही हैं, लेकिन अब जब भी मैं उसे देखता हूं ना तब मेरे को वही सारी बातें याद आ रही हैं जो उसने मेरे को बताई थी। और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं उसे छोड़ दूं या फिर उसके पास्ट को एक्सेप्ट करूं। क्यों लड़के लड़कियों के पास्ट को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं? अक्सर रिलेशनशिप की शुरुआत में यही होता है कि दोनों लोग आपस में बहुत ज्यादा खुश और इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जैसे ही लड़के को उस लड़की के पास्ट के बारे में कई स्पेसिफिक डिटेल्स पता लगती हैं, जैसे उनके कितने एक्सेस थे या फिर वो कितनी एक्सपीरियंस्ड हैं, तब ये इंफॉर्मेशन उनको अंदर ही अंदर खाने लगती है। वो इन चीजों को और ज्यादा इमेजिन करते हैं और इनमें डिटेल्स ऐड करते हैं और बहुत बार वो अपनी पार्टनर को उन चीजों के लिए पनिश कर देते हैं जो उन्होंने उनके साथ आने पर करी ही नहीं थी। लेकिन लड़के ऐसा करते क्यों हैं? क्या सच में लड़कियों का पास्ट लड़कों के पास्ट से ज्यादा मैटर करता है? और क्या एग्जैक्टली बदलाव आते हैं एक लड़की की बॉडी में जब उनके पार्टनर्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? समझते हैं आज के एपिसोड में। चैप्टर नंबर 1, क्या वो मेरा बच्चा है? आजकल आदमियों को यह बोला जाता है कि उन्हें किसी लड़की के पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, और अगर वो क्वेश्चन भी करते हैं कि एक लड़की का पास्ट कैसा होगा तो उसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है और वो बहुत कंट्रोलिंग किस्म के हैं। लेकिन फिर भी लड़कों के अंदर कहीं ना कहीं बार बार ये क्वेश्चन आता है कि इस लड़की के पास्ट में क्या हुआ होगा, इसके कितने पार्टनर्स होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई आपका पर्सनैलिटी फ्लॉ, आपकी ईगो या फिर आपकी गलत पेरेंटिंग नहीं है, बल्कि ये है आपकी बायोलॉजी। अगर हम 2 लाख साल पीछे जाएं तो उस समय पर आदमी एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करता था। उनका सबसे बड़ा रिस्क यही होता था कि कहीं मैं अपने रिसोर्सेज किसी और के बच्चे में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज लड़कियों को ये 100% श्योरिटी होती थी कि जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो मेरा ही है। लेकिन लड़के ये कैसे पता करते हैं? बिकॉज उस समय पर डीएनए टेस्ट तो होते नहीं थे, तो नेचर ने लड़कों को फीमेल्स के पास्ट को ओवर एनालाइज करने के लिए वायर कर दिया। तभी लड़के हजारों सालों से ये देखते आ रहे हैं कि जिस लड़की के साथ मैं सेटल डाउन करने वाला हूं उसके एक्सेस कितने थे, उसकी पब्लिक इमेज कैसी है, और क्या इसके लिए खुद को प्रोटेक्ट करना और खुद को प्योर रखना मायने रखता है। जस्ट बिकॉज एक मेल के पास एक फीमेल के पास का एग्जैक्ट डेटा नहीं होता तो वो एक ऐसे मेंटल टूल का इस्तेमाल करता है जिसको साइकोलॉजी में बोला जाता है ह्यूरिस्टिक्स, यानी मेंटल शॉर्टकट्स। तो जब भी एक लड़का ये सुनता है कि एक लड़की के कितने एक्सेस थे, या फिर वो जब भी ये देखता है कि एक लड़की सेक्सुअल टॉपिक्स पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, तब वो अंदर ही अंदर ये कैलकुलेट कर लेता है कि उस लड़की का पास्ट कितना क्लीन या फिर डर्टी होगा। बट आप बोलोगे कि सौरभ, हम 2 लाख साल पहले तो नहीं जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द मॉडर्न टाइम, तो हम क्यों ये पिछड़ी बातें कर रहे हैं और क्या इन बातों का कोई साइंटिफिक बेसिस है? सी, इस फील्ड में जो सबसे सॉलिड रिसर्च हुई है वो करी है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेविड बस ने, और उन्होंने मेल और फीमेल सेक्सुअलिटी को समझने के लिए 37 डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट एजेस के लोगों को लिया। और इतने सारे लोगों को स्टडी करने के बाद उनको ये पता लगा कि आदमी सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं सेक्सुअल प्योरिटी और सेक्सुअल लॉयल्टी को, जबकि फीमेल्स प्रायोरिटाइज करती हैं उनके पार्टनर की इमोशनल, फाइनेंशियल और अटेंशन इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स हर कल्चर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जैसे डेविड ने नोटिस करा कि जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स होते हैं, यानी वो कल्चर्स जो पूरे समाज की सोच को एक इंडिविजुअल की सोच से ऊपर रखते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, कोरिया या फिर ईरान जैसे देश, यहाँ के लोग फीमेल्स के बॉडी काउंट और फीमेल्स के पास से बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। जबकि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड जैसे देश, यहाँ के लोगों को फीमेल्स के बॉडी काउंट से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल यहाँ पर भी लड़के लड़कियों के बॉडी काउंट से ज्यादा कंसर्न होते हैं। What do you think about female body count? Does it matter? Yeah, it matter. Not really, until like a certain extent. Yes. Why? I think it has to do with purity. Yeah, I think it does matter. और ये पैटर्न यूनिवर्सल पाया गया। तो जब भी लोग ये बोलते हैं कि सेक्स इज सेक्स, लड़का हो या लड़की, क्यों हमें डबल स्टैंडर्ड्स रखने हैं, तो ऐसे लोग हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को इग्नोर कर रहे होते हैं। आप ये समझो कि दोनों जेंडर्स किस तरह से अपने रिस्क को कम करते हैं। लड़के कोशिश कर रहे होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सेक्स ले पाए कम से कम कमिटमेंट देके, जबकि लड़कियां कोशिश कर रही होती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कमिटमेंट ले पाए कम से कम सेक्स दिए। क्योंकि सेक्स फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो वो बहुत सोच समझ के चूज करती है कि उनके सेक्सुअल पार्टनर्स कौन होंगे। लेकिन कमिट करना और उस लड़की और उससे आगे आने वाले बच्चों में इन्वेस्ट करना, ये एक लड़के के लिए रिस्की होता है।
तो वो कमिटमेंट को बहुत सोच समझ के देते हैं। नाउ आप ये चीज इमेजिन करो कि अगर एक लड़का इन सारी बातों को इग्नोर करके और अपनी इस इंस्टिंक्ट को दबा के एक ऐसी लड़की के साथ सेटल डाउन कर लेता है जिसका पास्ट काफी हैवी था, उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा है और उसके अंदर अपने एक्सेस को लेकर बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो हमेशा अपने हस्बैंड को अपने एक्सेस से कंपेयर करती रहेंगी, वो उनसे इमोशनली बॉन्ड नहीं कर पाएंगी, वो अपनी फैमिली और इवन अपने बच्चों में उतनी इन्वेस्टेड नहीं होंगी और इवन उनका सेक्स उतना एक्साइटिंग नहीं होगा, बिकॉज इतने सारे पार्टनर्स के साथ होने के बाद एक फीमेल का दिमाग ही बदल जाता है। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या बदलाव होते हैं जो एक फीमेल के सारे फ्यूचर रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं, समझते हैं अगले चैप्टर में। जरा इन स्टैट्स को सुनो। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉर्न कंज्यूमर बन चुका है और ज्यादातर लड़के 13 साल की उम्र से पहले ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। लड़कों का टेस्टोस्टेरोन 20% से गिर चुका है। हर 4 मिनट में एक लड़का सुसाइड करके अपने आप को खत्म कर लेता है। हर 3 में से एक लड़का ये बोलता है कि वो अपनी डेटिंग लाइफ और अपने करियर में फेल होने की वजह से मैन इनफ फील नहीं करता और 80% लड़के बोलते हैं कि उनके पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई सेफ स्पेस है ही नहीं। लेकिन क्यों जिस कंट्री में हम अभी तक ये सोच रहे थे कि लड़कियां सबसे ज्यादा सफर करती हैं, जब हम पेपर पर स्टैट्स को देखते हैं तब कहानी एकदम उल्टी लगती है। इसका मेन रीजन ये है कि लड़कों को गाइड करने और उन्हें एक आदमी बनने के लिए उनकी लाइफ में मैस्कुलिन फिगर्स का होना जरूरी होता है। पुराने जमाने में लड़कों के लिए कई ऐसे रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करा जाता था जहां पर लड़कों को मारा जाता था, उनको जंगल में छोड़ दिया जाता था और उनको यह दिखाया जाता था कि एक मर्द होने का मतलब क्या होता है। लेकिन आज के जमाने में इंडिया में फादर्स इमोशनली अनअवेलेबल हैं और चाहे उनका लड़का जितना मर्जी बड़ा हो जाए, उन्हें ऐसा लगता है कि इसे ना तो अभी दुनियादारी की कोई समझ है और ना ही अभी इसे ढील दी जा सकती है। और इसी पेरेंटल कंट्रोल की वजह से इंडिया में जो लड़के 30 और 40 साल के भी हो जाते हैं, वो टीनेजर्स की मैच्योरिटी लेकर घूम रहे होते हैं। और आपकी इसी अर्जेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बॉय टू मैन वर्कशॉप, जिसमें आप जैसे हजारों लड़के अपने पर्पस, सेक्सुअल डिजायर्स, फीमेल्स और अपनी मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड हर चैलेंज को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। इस वर्कशॉप में हम लड़कों को यह भी सिखाने वाले हैं कि वो अपनी सीमन को पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप एक हफ्ते में ही अपने टेस्टोस्टेरोन को डबल कर सकते हो, और कैसे एक मर्द अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन कर सकता है परमानेंट माइंड और इमोशनल कंट्रोल के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर अभी के अभी क्लिक करो। ये वर्कशॉप आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर नंबर 2, सेक्स का मेल और फीमेल के दिमाग पर असर। आजकल मॉडर्न दुनिया में हमें यह बताया जाता है कि सेक्स एक बहुत कैजुअल चीज है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फीलिंग्स नहीं बल्कि बस मजा जुड़ा होता है। लेकिन नेचर इस तरह से ऑपरेट नहीं करती। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, सेक्स इंसान के लिए एक बहुत इंटेंस केमिकल इवेंट होता है। एक फीमेल ब्रेन ऑर्गेज्म के बाद ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, जो होता है अटैचमेंट और ट्रस्ट क्रिएट करने वाला हार्मोन। ऑक्सीटोसिन उनके दिमाग के फियर सेंटर यानी एमिग्डाला से खुद को जोड़ लेता है, जिससे फीमेल्स अपने पार्टनर के साथ काफी क्लोज और बहुत सेफ फील करती हैं। ऑक्सीटोसिन एक गोंद की तरह होता है जो एक बच्चे को अपनी मां से और हमें अपने पार्टनर के साथ जोड़ देता है। लेकिन जितनी बार भी ये गोंद लगाने के बाद हटाई जाती है और जितना एक बंदा अपने कैजुअल पार्टनर्स का नंबर बढ़ाता है, उतना ही ये गोंद कमजोर होती चली जाती है। यानी एक फीमेल के जितने ज्यादा कैजुअल पार्टनर्स होते हैं, उतना ही वो इमोशनली नम बन जाती है और वो दूसरों के साथ बॉन्ड करने की कैपेबिलिटी ही खो देती है। दूसरी साइड पर मेल्स का ब्रेन ऑर्गेज्म के दौरान डोपामिन रिलीज करता है, लेकिन ऑर्गेज्म के खत्म होते ही उनका दिमाग प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। इससे जब वो इजैकुलेट कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है, लेकिन इजैकुलेशन के एग्जैक्ट खत्म होने के बाद वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि मेल्स भी सेक्स के दौरान एक बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन, लेकिन वो ये हार्मोन सिर्फ तभी रिलीज करते हैं जब वो एक लड़की को प्यार करते हैं और वो उस लड़की में इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। इसके साथ ही फीमेल्स का हिपोकैम्पस यानी दिमाग का वो पार्ट जो मेमोरी को स्टोर करता है, वो इस समय पर ओवर एक्टिव होता है और वो उस समय पर हर छोटी से छोटी डिटेल, वहां की स्मेल्स, वहां की आवाजें, वहां पर पीछे चलता हुआ म्यूजिक, हर छोटी से छोटी डिटेल को याद रखती हैं। जबकि मेल्स की सेक्स ड्राइव डोपामीन और लिम्बिक सिस्टम बेस्ड होती है, जिस वजह से ऑर्गेज्म खत्म करते ही जब एक मेल का डोपामीन गिर जाता है, तब उनका दिमाग उस मेमोरी को स्टोर करने पर ज्यादा जोर नहीं डालता। यानी फीमेल्स अक्सर एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद अपने पार्टनर से ज्यादा अटैच हो जाती हैं, जबकि मेल्स अक्सर डिटैच हो जाते हैं। अपनी बुक द बॉडी कीप्स द स्कोर में ऑथर बेसल वेंडर कॉल्क बताते हैं कि हमारी बॉडी को कोई एग्जैक्ट नंबर याद नहीं होता कि हमने इतने लोगों के साथ सेक्स किया है। हमारी बॉडी को बस इतना याद रहता है
कि उस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के दौरान हमारी इमोशनल और फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसी थी, क्योंकि सेक्स के दौरान हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोनल सिस्टम काफी इंटेंसली एक्टिवेटेड होते हैं। तो अगर ऐसे समय पर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप सेफ फील कर रहे हो, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी बॉडी में एक हेल्दी इवेंट की तरह रजिस्टर होगी। बट अगर हम ऐसे लोगों के साथ सेक्स करते हैं जिनको हम ढंग से जानते भी नहीं है, और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, हम अनसेफ फील कर रहे हैं, तो ये इवेंट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ऐसा लगता है जैसे हम उसे धोखा दे रहे हैं, बिकॉज हम उसकी आवाज को सुन नहीं रहे। यही एग्जैक्ट चीज वो फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं जो अपनी बॉडी की ना सुनकर अपने लड़कों के स्टैंडर्ड्स को गिरा देती हैं और अपनी इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इस इंटरनल कंफ्यूजन की मौजूदगी में ही अपने बॉडी काउंट को बढ़ा देती हैं, जिससे उनका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट स्टेट में रहने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा एंग्शियस रहती हैं, वो बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होती हैं और उनको ये समझ ही नहीं कि उनके मन में इतना ज्यादा शोर आ कहां से रहा है। और वो अपनी इस कांस्टेंट नेगेटिव फीलिंग को दबाने के लिए मे बी जंक फूड, ड्रग्स, अल्कोहल या फिर शायद और ज्यादा सेक्स का सहारा लें, और इसी तरीके से वो एक कांस्टेंट ट्रॉमा के लूप में फंसी रहती हैं। यही एग्जैक्ट वो सेक्सुअल बैगेज है जिससे लड़के दूर भागते हैं। चैप्टर नंबर 3, सीमन एंटर्स द फीमेल ब्रेन। ग्रीक मिथोलॉजी में एक जीव होता है जिसको बोला जाता है काइमेरा, जिसकी बॉडी कई डिफरेंट जानवरों की बॉडीज को मिलाकर बनती है, और इसी कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट बायोलॉजी में यूज करते हैं ऐसे इंसानों को एक्सप्लेन करने के लिए जिनके सेल्स में 2 डिफरेंट इंसानों का डीएनए पाया जाता है। जैसे कई बार एक माँ की बॉडी में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भी उस बच्चे के कई डीएनए के ट्रेसेस रह जाते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं नॉर्मल ही लगती है कि एक जगह पर जहां पर वो बच्चा बन रहा है, ऑफ कोर्स अगर उसके कई ट्रेसेस, कुछ रेजिड्यू रह भी गया तो दैट मेक्स सेंस। बट कई स्टडीज ऐसी भी हुई है जहां पर एक मां ने कई डेकेड्स पहले एक मेल को जन्म दिया, लेकिन फिर भी उनके ब्लड और उनके ब्रेन में मेल डीएनए पाया गया। और कई स्टडीज में तो जिन फीमेल्स ने एक बेटे को जन्म दिया ही नहीं, उनके दिमाग में से भी मेल डीएनए पाया गया। कई साइंटिस्ट ने इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला कि सीमन में मौजूद डीएनए कैरी करने वाले सेल्स जो एक फीमेल की बॉडी में बिलोंग नहीं करते, वो कभी कभी फीमेल्स के इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकते हैं, खुद को उसी बॉडी के सेल्स की तरह दिखाकर, जिसका प्रभाव एक फीमेल की हेल्थ और इवन उनकी पर्सनैलिटी पर भी आ सकता है। बट इतना सब जानने के बाद क्या हम किसी केस में फीमेल्स के पास्ट को इग्नोर कर सकते हैं? समझते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, किस केस में फीमेल्स के पास्ट को इग्नोर करा जा सकता है। ये जो बॉडी काउंट की डिबेट होती है, यहां पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी रखी जाती है कि किस बॉडी काउंट के नंबर को हम हाई बोले या फिर लो, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट होना चाहिए। बिकॉज अगर एक मेल ऐसा है जिसका स्टेटस बहुत ज्यादा है, या फिर एक फीमेल ऐसी है जिसकी बहुत ज्यादा गुड लुक्स है, तो ऐसे लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और इनके पास पावर भी होती है कि ये बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो अगर आप बोलो कि आज के जमाने में अगर एक लड़की का बॉडी काउंट 2 या 3 है तो वो भी लो ही माना जाएगा, बिकॉज आजकल तो पता नहीं कितने सारे लोग कितना ज्यादा कैजुअल सेक्स कर रहे हैं। बट अगर उस लड़की को सिर्फ 2 या 3 लड़कों ने ही अप्रोच किया है, तो उसका मतलब ये होगा कि जितने भी लड़कों ने उसको अप्रोच किया उसने सबको हाँ बोल दिया। जबकि दूसरी साइड पर अगर एक लड़की ऐसी है जिसका बॉडी काउंट है 5, बट शी इज वेरी फेमस, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, उसको हजारों और लाखों लोग रोज अप्रोच करते हैं, और इतनी सारी टेम्पटेशन होने के बावजूद इस लड़की का बॉडी काउंट बस 5 है, तो इस थ्योरी के हिसाब से दिस गर्ल इज स्टिल बेटर देन दैट गर्ल जिसका बॉडी काउंट 3 है, लेकिन उसको बस 3 ही लड़कों ने अप्रोच किया था। बिकॉज अगर एक लड़की का बॉडी काउंट बहुत कम है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि शी इज वेरी वर्चुअस, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, वो बहुत ज्यादा भोली है। बिकॉज अगर वो अनअट्रैक्टिव है तो नेचुरली उसका बॉडी काउंट कम ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे उसकी लॉयल्टी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जहां ये लॉजिक एक हद तक सेंस बनाता है, वहीं इस थ्योरी में एक मेजर फैक्ट को इग्नोर करा जाता है, और वो ये है दैट डैमेज इज डैमेज। मतलब ये मैटर नहीं करता कि एक इंसान के पास ऑप्शन ज्यादा है या फिर ऑप्शंस कम है, बिकॉज उनकी बॉडी तो सेक्सुअल एक्सपीरियंस को रजिस्टर कर रही है ना, और हर बढ़ते रिलेशनशिप के साथ वो इंसान खुद भी चेंज हो रहा है। इसी वजह से आपको कभी भी अपने पार्टनर के पास्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्यों ग्लोबल क्रिमिनल डेटा ये बताता है कि 67% मुजरिम जिनको रिलीज करा जाता है वो अगले 3 साल के अंदर फिर से अरेस्ट हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, और तभी एक जज सबसे पहले आरोपी के पास्ट का चिट्ठा निकलवाता है। बिकॉज एक इंसान के पास्ट को स्टडी करके आप बहुत एक्यूरेसी के साथ ये प्रेडिक्ट कर सकते हो
कि वो अपने फ्यूचर में क्या करेगा। और अगर आप भी अपने फ्यूचर को सेट करना चाहते हो तो आपको हमारी नई वर्कशॉप में आना ही आना है। दिस इज माई बेस्ट वर्क ऑन मैस्कुलिनिटी और मैं अपने हर भाई को इस इवेंट में देखना चाहता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।